रहे हैं, और जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम चेक कहते हैं। और ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे तकरीबन आप सब लोग, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिसरी नोट ना देखा हो लेक्चर से पहले, या आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज ना देखा हो लेक्चर से पहले, लेकिन चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो तकरीबन आप सब लोगों ने, आई एम वेरी मच श्योर, कि जरूर देखा हुआ होगा। चेक जनाब, क्या हम कहेंगे, व्हाट इज अ चेक? चेक की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि चेक दर हकीकत एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ चेक। तो चेक एक स्पेसिफिक किस्म का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। क्या? इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर। यहां पर इंस्ट्रक्शन किसको दे रहे हैं? एक स्पेसिफिक बैंकर को। और याद रखिएगा, हमने ये बात पढ़ी थी कि चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। ये हमेशा जो है ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। सो जनाब, चेक जो है ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसके अंदर जो ड्रॉई है वो हमेशा कोई बैंकर होगा। चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसके अंदर ड्रॉई हमेशा कोई बैंकर होगा, और ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। ये कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। आप अगर कभी चेक देखेंगे तो चेक के ऊपर, अगर आप सपोज करें आप उसके ऊपर 21 तारीख की डेट डाल देते हैं, 21 जनवरी 2021 की डेट डाल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 21 तारीख को ये चेक जो है ये पैसे देने के लिए बैंक आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है 21 तारीख के बाद या 21 तारीख को, और 21 तारीख को भी आपको जाकर बैंक में वो चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको जाके वो चेक जो है वो वहां पर, जब तक आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे आपको पेमेंट नहीं मिल सकेगी। तो जनाब, चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि हमेशा, जिसका ड्रॉई बैंकर होगा और वो हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। ड्रॉर, चेक की पार्टीज, ड्रॉर जिसने वो चेक बनाया, ड्रॉई इट विल ऑलवेज बी द बैंकर जिसको हमने इंस्ट्रक्शन दी कि तुम पेमेंट करो, और पेई, और अब पेई कोई भी शख्स हो सकता है और ड्रॉर भी हो सकता है, यानी कि वो चेक लेकर खुद भी बैंकर से पैसे ले सकता है और वो अपना चेक किसी तीसरे बंदे को भी दे सकता है जो कि उस चेक को उस डेट के बाद या उस डेट को जाकर बैंक में प्रेजेंट कर कर अपनी पेमेंट ले सकता है। सो चेक की भी पार्टीज जो हैं वो तीन हैं: ड्रॉर, ड्रॉई शुड ऑलवेज बी अ बैंकर, एंड द पेई, एंड द पेई कैन ऑल्सो बी द सेम पर्सन हु ड्रॉज। तो पेई जो है वो ड्रॉर भी हो सकता है। यहां पर ये चीज क्लियर कर लें। सो ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। चेक का स्पेसिमेन आप लोगों ने देखा हुआ होगा, हर बैंक के अपने मुताबिक चेक के स्पेसिमेन है। चेक के अंदर यहां पर हम उस बैंक का कोई नाम होता है, यहां पर आपके पास ये डेट होती है जिसको आप फिल करते हैं, चेक नंबर जो है वो प्रिंटेड होता है, यहां पर आप लिख सकते हैं। अगर खुद ही आपने चेक कैश करवाना है तो फिर हम सेल्फ लिख देते हैं, और अगर आपने चेक ये जिशान को देना है तो यहां पर आप जिशान लिख देंगे। और अगर आप कहते हैं कि जनाब चेक जो कोई भी लेकर जाए उसको वो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, ठीक है ना, और अगर हम कहते हैं कि नहीं, जिसके पास भी ये चेक है वो जाकर पेमेंट ले ले, तो बेरर जो है यहां पर लिखा होता है whosoever holds the check, वो जाकर अपना कैश वहां से ले सकता है। यहां पर हम अपनी चेक के अंदर अपनी अमाउंट लिखते हैं, 10,000 से मैं लिख रहा हूं, और फिर यहां पर उसी चीज को हम इंग्लिश में लिख के चलते हैं, ठीक होगी बात। अकाउंट नंबर अब यहां पर प्रिंटेड होता है उस बंदे का अकाउंट नंबर जिसका ये चेक है, और वो शख्स जो है वो अपने इस चेक को ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो ड्रॉर होता है चेक का, वो यहां पर अपने सिग्नेचर करता है, जनाब ये मेरे सिग्नेचर हैं। और जब ये सिग्नेचर बैंकर जाकर अपने टैली शीट में चेक करता है तो वो चेक के अगेंस्ट आपको पेमेंट कर देता है। तो चेक का फॉर्मेट ऐसा नहीं कि हम इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी बहस करें, ये आप लोगों ने बारहा देखा हुआ है। एसेंशियल्स चेक के क्या हैं? जाहिर सी बात है, चूंकि हमारे एसेंशियल्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो चेक के एसेंशियल्स तक पहुंचते पहुंचते बेटा आपको बहुत सारी बातें अब तक याद हो चुकी होंगी, इसीलिए उसने इनको बहुत डिटेल में यहां पे बताया नहीं, चूंकि इसकी तमाम बातें हम बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर वक्तन फवक्तन पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, यानी कि इट मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे। ये रिक्वेस्ट नहीं होता, यहां पर ये ऑर्डर है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हम किसी को ऑर्डर करके चलते हैं। अमाउंट या ऑर्डर, इट मस्ट बी डेफिनेट, अनकंडीशनल।
इसके ऊपर ड्रॉर के साइन होना जरूरी है, इसकी तीनों पार्टीज जो हैं वो सर्टन होती हैं, अमाउंट जो होती है वो सर्टन होती है, चेक में से सिर्फ और सिर्फ आपको रुपया पैसा यानी कि मनी पैसा मिल सकता है। चेक के ऊपर ये नहीं कह सकते कि मैंने चेक लिख दिया जाकर 2 भैंसे जो हैं वो अभी बैंक से ले आओ, इट कैन नॉट बी लाइक दिस। चेक हमेशा एक स्पेसिफिक बैंकर के साथ ही आप ड्रॉप करके चलते हैं। मैंने अभी बताया चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, ये हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। और उसके अलावा The rules of negotiable instrument act related to the check are also applicable to the bank drafts। अगर कहीं बैंक का कोई ड्राफ्ट बनता है जिसे हम आप डीडी कहते हैं या पे ऑर्डर्स कहते हैं, उसके ऊपर भी negotiable instrument act अप्लाई होकर चलता है। A check of itself does not operate as an assignment of any part of the funds to the credit of the drawer with the banker। इसका मतलब क्या है? A check of itself does not operate as an assignment of any part of the funds to the credit of the drawer with the banker। हम ये नहीं कहते कि चेक का मतलब ये है कि जनाब आप जिस शख्स ने ड्रॉर ने ये पैसे दिए हैं उसके अकाउंट को क्रेडिट कर कर आप उसके नाम के ऊपर ये पैसे जो हैं वो चार्ज करके खड़े कर लें, यानी कि चेक के अगेंस्ट कोई लोन तो क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, चेक आपका उसी वक्त कैश होता है जब आपका सफिशिएंट बैलेंस जो है वो अकाउंट में पड़ा हुआ हो। तो चेक के अगेंस्ट आप उस शख्स को, बैंकर को ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरे नाम डाल के इसको पेमेंट कर दो, तुम्हारे नाम डाल के उसी वक्त पेमेंट की जाएगी जब तुम्हारे पैसे वहां पड़े हुए होंगे। अगर तुम्हारे वहां पैसे ही नहीं पड़े हुए तो बैंक वो चेक कैसे कैश करेगा? तो जनाब ये 2 बातें उसने हमारे साथ बताई। सो दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि सब बातें हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर फर्दर ये तमाम बातें हमारे पास जिस वक्त हम बात कर रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, तो ये सब बातें वहां डिस्कस हुई हैं, इसलिए उसने यहां पर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। एग्जाम्पल कहता है जी, अदील ने एक चेक तो था वो बेरर चेक था, 1 जुलाई को बनाया। अब यहां पर लिमिटेशन एक्ट आता है, ये 6 महीने के लिए वैलिड है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये चेक जो है कभी भी वो शख्स अगर काउंटर पे जाके डिमांड करेगा तो वो इसके अगेंस्ट पेमेंट ले लेगा। यहां पर ये जो 6 मंथ्स की वैलिडिटी का बात लिखी गई है, इसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक हमारे पास सेपरेट एनेक्टमेंट है लिमिटेशन एक्ट, उसके अंदर इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट के ऊपर जाकर ये बात लिखी हुई है कि चेक की जो मैक्सिमम टाइम होती है दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड नॉट मोर। तो जनाब ये बात हमारी चेक की हद तक थी। शाहवेज अली जनाब कुछ कहना चाह रहे हैं? और एज यूजुअल क्यूम साहब एन वक्त पे जा चुके हुए हैं। जनाब शाहवेज अनम्यूट कीजिएगा। मैंने पूछना था, आपने कहा कि कैश अकाउंट में होगा तो ओवरड्राफ्ट भी तो हो ही सकता है। बेटा वो फैसिलिटी जो है ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी जब तक अप्रूव्ड नहीं है उस वक्त तक आपको कोई पेमेंट नहीं। देखो ये है एक्सेप्शन, ये तो आप बात कर रहे हो, ये एक्सेप्शन की बात कर रहे हो। आपने बैंक के साथ एक स्पेसिफिक किस्म की अरेंजमेंट अगर क्रिएट की हुई है तो वो एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर उस एक्सेप्शन को हम कहें कि हमने एक स्पेशल, आपको ओवरड्राफ्ट एम ही नहीं मिल जाता, उस ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट आपको बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसके अगेंस्ट आपको अपनी क्रेडिट की लिमिट क्रिएट करवानी पड़ती है, आपको अपनी ऑफर लेटर और अपनी वो फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट करवाना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नॉर्मल ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। इसलिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जाकर वो चेक जो है अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो कभी भी इन कैश नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के ऊपर भी रिक्वायरमेंट होती है, या तो बैंक इसको आपने इंस्ट्रक्शन दी हो कि जब भी मेरा कोई चेक आए तो मेरी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी डिस्पर्स करके मेरा चेक क्लियर कर देना। अगेन वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस का काम है, तो हम यहां पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं करके चल रहे। मैं 90% नहीं बल्कि 99.9% अकाउंट्स की बात करके चलूंगा। जब वहां पर आप चेक लेके जाते हैं और वहां पर पैसे ना हो तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट करके पेमेंट दे देता है आपको? नहीं देता, वो लिखता है इनसफिशिएंट बैलेंस और चेक आपको वापस कर देता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई हम स्पेशल केसेस की बात या एक स्पेशल अरेंजमेंट्स की बातों पे नहीं जा रहे। मेरे अकाउंट में आप चले जाएं, मैं आपके अकाउंट में चला जाऊं, अगर वहां पर पैसे मौजूद नहीं है तो क्या मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट करके पेमेंट कर देगा? माय नो क्वेश्चन सर। इज, तो फिर भाई मेरी बात दुरुस्त हुई ना? वो जो ओवरड्राफ्ट की बात है वो तो एक लोन अकाउंट, एक स्पेशल केस, एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल सिक्योरिटी, स्पेशल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, तो वो तो एक स्पेशल बात है, वो एक्सेप्शन भी नहीं है, वो एक स्पेशल केस के ऊपर हमने एक अरेंजमेंट की हुई है। अगर वो अरेंजमेंट नहीं है, पाकिस्तान के जितने बैंक अकाउंट हैं उनमें से 99.9% अकाउंटों में तो ये अरेंजमेंट नहीं है, तो वो जो अरेंजमेंट नहीं है वहां पर तो हमारी बात ही स्टैंड कर रही है ना कि आपको अकाउंट को आपके नाम पर वो डाल के पैसे नहीं दे देगा। हाँ, अगर आपके नाम पर पैसे डलवाने हैं तो उसके लिए फिर एक स्पेशल अरेंजमेंट है, जाके वो करवाएं। जेनेरिकली या बाय लॉ
बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कतन आपको पैसे नहीं देगा जब तक कि आपकी कोई स्पेशल अरेंजमेंट ना हो। वो क्या स्पेशल अरेंजमेंट है, उसके ऊपर आपको क्या मार्कअप देना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या स्टोरी करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल एक सेपरेट लोनिंग की फैसिलिटी है। जेनेरिकली स्पीकिंग या ऑन बुक्स की अगर बात करके चले तो बेटा ऐसी कोई स्टोरी नहीं कि बैंक आपको पेमेंट कर देगा। एम आई राइट? यस सर, थैंक यू सर। यू म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को जनाब। अब ये हमारे पास आर्टिकल जो था, ये आर्टिकल चेक की हद तक तो यहां कंक्लूड हुआ। आज मैं आपके साथ एक बड़ा ही अहम आर्टिकल इसका लेके चलना चाह रहा हूं और वो है क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्योंकि हमने चेक की बात कही तो चेक के अंदर चेक एज एन इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ा? चेक क्या है? चेक एक स्पेसिफिक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसका ड्रॉइंग हमेशा बैंकर होता है और चेक जो है वो हमेशा डिमांड ऑन डिमांड पे होता है, यानी कि चेक एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। हमारा पीछे कुछ आर्टिकल अभी इंडोर्समेंट के और बाकी चीजों के मैंने छोड़े हुए हैं, लेकिन मैं क्रॉसिंग ऑफ चेक के बाद उनको कंप्लीट करवाता हूं आपको। अच्छा जी, क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है? A check is said to be crossed when it bears across its face two parallel transfer lines and they are usually on the left hand corner. जब हम चेक के ऊपर दो लाइनें, जिस तरह ये दो लाइनें आपको दिखा रहा है, दो लाइनें चेक के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लगा दें तो हम कहते हैं कि चेक क्रॉस हो गया। अच्छा जनाब, जब चेक क्रॉस हो जाता है तो फिर होता क्या है? बेटा क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब ये होता है कि अब बैंकर आपको काउंटर पर कैश नहीं देगा। अब बैंकर आपको काउंटर पर कैश नहीं देगा। अब अगर आपने पेमेंट लेनी है तो ओनली टू द बैंकर। तो अब बैंकर आपके बैंकर को पैसा देगा। अब आपको काउंटर पर कैश नहीं मिल सकेगा, बल्कि आप ये चेक जब बैंक को क्रॉस देंगे तो बैंकर, यानी कि जिसने वो चेक, जिसके ऊपर जो खुद ड्रॉई है, वो आपके बैंकर को आपके अकाउंट में पैसा देगा, वो आपको काउंटर पे कैश नहीं देगा। हाँ, मतलब यहां पर ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं उसी बैंक में आपका भी अकाउंट हो सकता है, यानी कि वो शख्स जो कि खुद ड्रॉई बैंकर है, उसी के वो हो सकता है वो आपका भी बैंकर हो। तो जब भी कभी क्रॉस चेक होगा बेटा, उसका काउंटर पे कैश नहीं मिलेगा, बल्कि उस अकाउंट से पैसे आपके बैंक के अकाउंट में, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और फिर आप अपने अकाउंट से वो पैसे निकलवाएंगे। सो जनाब, जिस वक्त भी चेक क्रॉस हो जाता है तो क्रॉसिंग इस दो लाइनों के लगाने का मतलब यह है कि अब चाहे उसके ऊपर जिशान लिखा हो, चाहे उसके ऊपर बेरर लिखा हो, बेरर वाला भी चेक जो है वो क्रॉस हो सकता है। लेकिन क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पर जाकर तो आप बेरर चेक को क्रॉस नहीं कर सकते, आप बेरर के चेक को भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आपको अब काउंटर पे कैश नहीं मिलेगा। अब आपको वो चेक बताना पड़ेगा कि ये मेरा बैंकर है, ये मेरा अकाउंट है। बैंकर टू बैंकर पैसे क्रॉस आपके ट्रांसफर होंगे और फिर आपके अकाउंट में से जब आपका बैंकर कहेगा मुझे पैसे मिल गए, वहां से आप अपनी पेमेंट निकलवा सकेंगे। ये है इफेक्ट क्रॉसिंग का। क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है ये एक स्पेसिफिक फिनोमिनन है जो सिर्फ चेक्स में होता है और बाकी जगहों पे नहीं होता। क्रॉसिंग ऑफ चेक की मुख्तलिफ किस्में बताई गई हैं, जिसमें से सबसे पहली और आम किस्म जो है जिसे हम जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, ये आपके सामने एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल 49। इसके अंदर आप दो ट्रांसफर्स लाइंस लेफ्ट साइड पे लगा देते हैं या उनके अंदर एंड कंपनी या एंड को लिख देते हैं, इसे हम जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि अब बैंकर आपको पेमेंट कैश नहीं करेगा, बल्कि वो पेमेंट आपके बैंकर को देगा। दूसरी किस्म की क्रॉसिंग जो है उसे कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर हम या तो दो लाइनों के अंदर बैंक का नाम लिख देते हैं या हम बैंक का नाम उसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लिख देते हैं। अब इधर क्या है, अब इधर शर्त क्या आ गई? एक तो बैंक पेमेंट आपको काउंटर पे कैश नहीं करेगा और दूसरा आपका बैंकर जो है वो एबीसी बैंक ही हो सकता है। अगर मैंने क्रॉसिंग के अंदर बैंक का नाम भी लिख दिया है तो अब आप, पहले हमारे पास ऑप्शन थी, मुझे आपने एचबीएल का चेक दिया और वो सिंपल जनरल क्रॉस था, मैं यूबीएल के अपना बैंकर को कह सकता हूं मेरे पैसे अपने अकाउंट में ले लो, मैं अल्फला को कह सकता हूं मेरे पैसे अपने अकाउंट में ले लो, मैं नेशनल बैंक को कह सकता हूं। लेकिन अगर आपने इसको स्पेशल क्रॉस किया, यानी कि उन लाइनों के अंदर बैंक का भी नाम लिख दिया और वो बैंक का नाम आपने यूबीएल लिख दिया, तो बेटा अब आपको पैसे सिर्फ यूबीएल के अंदर ही मिलेंगे। ये जो स्पेशल क्रॉसिंग है, हमारे जितने भी सेल्स टैक्स के चेक्स आते हैं, हमारे जितने भी सेल्स टैक्स के रिफंड के चेक आते हैं,
अब तो खैर वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर होते थे। जब पहले चेक आया करते थे तो हम अपना एक बैंक अकाउंट मेंशन करते थे, तो जो सेल टैक्स का हमें चेक आया करता था उसके ऊपर यूं लाइन होती थी और वो लिखते थे, से मैं कहता हूं जनाब ए एम टैक्स, ठीक है, और साथ लिखते थे यूबीएल अकाउंट नंबर दिस। तो वो स्पेशल क्रॉस था। इसका मतलब पता क्या था कि ये यूबीएल के इसी अकाउंट में इसके पैसे जा सकते हैं, ये पैसे किसी और बैंकर के पास नहीं जा सकते। अगर एमटेक्स का जो अकाउंट है वो नेशनल बैंक में है, वो ये पैसे रिसीव ही नहीं कर सकता। यही एक डेजिग्नेटेड अकाउंट था, तो इसी डेजिग्नेटेड अकाउंट में वो पैसे आ सकते थे और किसी अकाउंट में वो पैसे नहीं जा सकते थे। तो दैट वाज द स्पेशल क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या फर्क हुआ? जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में फर्क यह हुआ कि जनरल क्रॉसिंग में आप अपने बैंकर का तायुन खुद से करते हैं, जबकि स्पेशल क्रॉसिंग में आपके बैंकर का तायुन भी आप खुद से नहीं कर सकते, बल्कि जो विद इन 2 लाइन्स बैंकर का नाम लिख दिया जाएगा वही बैंकर आपका बैंकर बनकर आपसे पैसे ले सकेगा, एंड नॉट अदरवाइज। क्रॉसिंग की तीसरी किस्म, सेक्शन जो हमारे पास आता है वो है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के अंदर हम अकाउंट्स पेई ओनली लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली तौर के ऊपर अब पैसे क्रॉस ही मिलेंगे, लेकिन चूंकि अब आपने अकाउंट्स पेई ओनली लिख दिया, इसका मतलब यह हुआ कि अब यह फर्दर नेगोशिएट नहीं हो सकता। अब ये इंस्ट्रूमेंट यहां के बाद आगे किसी के काम का नहीं। अब ये सिर्फ अकाउंट्स पे ही ओनली, जिसका नाम आपने अकाउंट्स पे ही पे लिख दिया, ये सिर्फ उसी के अकाउंट में जाएगा। वो शख्स किसी को इस इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स नहीं कर सकता। अब सिर्फ और सिर्फ ये उसी स्पेसिफिक पेई के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो सकती है। अब वो अकाउंट, वो शख्स जो पहले पेई था, जो पहले इसको किसी और के नाम पर इंडोर्स कर सकता था, अब वो इंडोर्स भी नहीं कर सकता। ये पैसे सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स के अकाउंट में जाएंगे और किसी और के पास ये पैसे नहीं जा सकते। ये ऊपर उसने एग्जांपल दी हुई है, कामरान ने कुछ सर्विसेज दी इकराम को, इकराम ने उसको चेक दिया एबीसी बैंक का और ऊपर क्या लिख दिया? अकाउंट्स पे ही ओनली। अब चूंकि इकराम ने उसको चेक दिया और उसके ऊपर अकाउंट्स पे ही ओनली लिख दिया, एक मिनट
अच्छा जी, सॉरी। सो भाई यहाँ पर अब चूंकि अकराम को पेमेंट हुई है, कामरान ने सर्विसेज दी थी, अकराम ने पेमेंट करनी है, अकराम ने क्रॉस चेक दिया और वो अकाउंट पेई के नाम से दिया है, तो अब कामरान जो है सिर्फ उसी के अकाउंट में ये पेमेंट जा सकती है, कोई और शख्स इस चेक को अपने अकाउंट में मूव नहीं करा सकता। अच्छा जनाब, तो आपने देखा कि जो हमारे पास ये जो तीसरी किस्म की हमारे पास जो क्रॉसिंग अवेलेबल थी, दैट वाज द रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। दैट वाज द रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जिसने उस इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फर्दर नेगोशिएट होने से रोक लिया। चौथी और आखिरी किस्म की भी क्रॉसिंग एग्जिस्ट करती है, और इसके अंदर हम वर्ड लिख देते हैं नॉट निगोशिएबल। अच्छा जी, नॉट नेगोशिएबल का जो मतलब है वो ये है कि जब हम कभी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिख देंगे, वो आप देख सकते हैं कि वो नॉट नेगोशिएबल दो लाइनों के दरमियान लिख दें, या वो नॉट नेगोशिएबल वैसे ही लेफ्ट कॉर्नर में लिख दें। तो इसका मतलब जो है वो क्या है कि इस चेक के अंदर द टाइटल ऑफ ट्रांसफरी ऑफ सच चेक कैन नॉट बी बेटर देन इट्स ट्रांसफरर। यानी कि अगर अगर मैं बात करके चलता हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स का, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो हमने बात पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि अगर पिछले शख्स के पास वो चेक चोरी का भी है, उसने वो चेक कहीं से चोरी से भी उठाया हुआ है, लेकिन मैंने सर्विसेज दी हैं, मैंने कोई मटेरियल उसको बेचा है, इन गुड फेथ बेचा है, विदाउट नॉलेज के मुझे पेमेंट करने वाला शख्स चेक चोरी का दे रहा है, और मैंने वो जो पेमेंट का चेक ले रहा हूं वो ड्यू डेट से पहले ले रहा हूं, वो चेक कंप्लीट है हर लिहाज से, तो भाई मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, मैं मुक्ति हूं, मैं साफ सुथरा हूं, पिछला जो मर्जी हो जाए। लेकिन बेटा अगर उस चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा, आपने अगर चेक चोर से लिया है, आपका टाइटल भी चोरी रहेगा। यानी कि ट्रांसफरी का टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के बावजूद भी ट्रांसफरी का टाइटल ट्रांसफरर से बेहतर नहीं हो सकेगा। सो ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम उस वक्त ये बात लिख के चलते हैं जहां पर हमें ये शक हो कि मेरा चेक आगे पीछे हो सकता है, या कोई शख्स डिसऑनेस्टी के साथ इस चेक को चोरी कर सकता है। तो भाई अगर ये चेक चोरी हो गया और चोर ने ये चेक जाके जिशान आबद को दिया, तो जिशान आबद को पता होना चाहिए कि इससे मैं पूछूं कि तुमने नॉट नेगोशिएबल क्यों लिखा हुआ है, मुझे साबित करो कि तुम इसके बोनाफाइड होल्डर हो, नहीं तो अगर तुम चोर हुए तो मैं भी चोर ही हूंगा। तो नॉट नेगोशिएबल का वर्ड ऐसी आपके पास रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देता है जिसके तहत ट्रांसफरी का टाइटल ट्रांसफरर से बेहतर नहीं होता। अगर पिछला शख्स चोर है तो फिर आपका टाइटल भी चोर ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास चार किस्म की क्रॉसिंग्स आई। पहली हमारे पास जनरल क्रॉसिंग आई, जिसके मुताबिक जनरल क्रॉसिंग के मुताबिक हमने क्या सीखा कि जनरल क्रॉसिंग क्या थी। जनरल क्रॉसिंग के अंदर सिर्फ हमने कहा था तुम्हें काउंटर पे कैश नहीं मिलेगा, जिस मर्जी बैंकर को देके अपना कैश ले लो। स्पेशल क्रॉसिंग आई, हमने इसका बैंकर का भी नाम बता दिया कि तुम्हें काउंटर पे कैश नहीं मिलेगा, तुम्हारा बैंकर भी यूबीएल होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग आई, हमने कहा अब तुम किसी और को ये इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये सिर्फ तुम्हें ही मिल सकता है। और नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा ट्रांसफरी का टाइटल इट कैन नॉट बी बेटर देन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर, ताकि अगर चेक चोरी होकर मेरा चेक चोरी होकर क्यूम साहब के पास चला गया और क्यूम साहब ने वो चेक आगे किसी शख्स को देना है, अगर क्यूम साहब चोर है तो भाईजान वो शख्स भी चोरी कहलाएगा, उसका टाइटल अफेक्टिव नहीं होगा, वहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स की शर्त नहीं लगेगी, चूंकि मैंने वर्ड क्या लिख दिया हुआ है, नॉट निगोशिएबल। तो ये बेटा चार किस्म की ये हमारे पास चार किस्म की क्रॉसिंग है। ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन गया। उसके बाद बाज दफा एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि क्या हम चेक को जब क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आगे उसके ऊपर पूछता है कि हम क्रॉस चेक को क्या फर्दर ऑल्टर कर सकते हैं। तो कहता है कि एक चेक इशू होने के बाद उसके साथ ये सलूक किया जा सकता है, अगर एक चेक क्रॉस नहीं है तो कोई भी शख्स उस चेक को जनरल या स्पेशल क्रॉस कर सकता है। अगर एक शख्स चेक जनरली क्रॉस है, यानी कि जनरली यू क्रॉस है, तो उसके अंदर अगर आपने बैंक का नाम लिख दिया तो एक चेक जो कि पहले जनरली क्रॉस था, बैंक का नाम लिखने से क्या हो जाएगा, वो स्पेशल क्रॉस हो जाएगा। और अगर एक चेक जो है वो जनरली या स्पेशल क्रॉस है, अगर मैंने उसके साथ आगे लफ्ज ओनली लिख दिया तो वो चेक क्या हो जाएगा, या मैंने उसके साथ वर्ड
नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो वो चेक क्या बन जाएगा, वो नॉट नेगोशिएबल की क्रॉसिंग में चला जाएगा। या अगर मैंने लफ्ज ओनली लिख दिया तो वो चेक जो है, सॉरी वो लफ्ज ओनली तो यहां पे नहीं आना, वो तो नाम के साथ ही आना है। तो अगर हमारे पास चेक जो है वो हमारे पास जनरल क्रॉस है या स्पेशल क्रॉस है और मैंने साथ उसके नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो अब वो चेक नॉट नेगोशिएबल में आ जाएगा। हाँ याद रखिएगा ये बात, बाकी चीजें तो बड़ी नॉर्मल सी हैं कि भाई अगर चेक क्रॉस नहीं है, अगर चेक क्रॉस नहीं है तो मैंने क्रॉस कर दिया, क्रॉस था तो मैंने इसके अंदर बैंक का नाम लिख के इसको स्पेशली क्रॉस कर दिया, मैंने इसके अंदर नॉट नेगोशिएबल लिखकर इसको मैंने नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कर दी। क्या क्रॉस चेक फर्दर क्रॉस हो सकता है? तो भाई याद रखिएगा क्रॉस चेक जो होता है, जो हमने क्रॉस किया हुआ चेक हो और उस चेक को कहता है, और वो स्पेसिफिकली क्रॉस हो, यानी कि इस चेक के ऊपर हमने क्या नाम लिखा हुआ है, यूबीएल का। तो क्या एक चेक जो कि स्पेसिफिक क्रॉसिंग के साथ है, क्या उसको कोई बंदा अमेंड कर सकता है? जी हाँ, बैंकर जो है वो उसको दूसरे बैंकर को स्पेसिफिक क्रॉस कर सकता है। मैं इसके आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखिएगा। आपने मुझे चेक दिया और वो चेक आपने मुझे जो था वो आपने मुझे चेक दिया यूपीएल का, ठीक हो गया। और जो यूबीएल का चेक था यहां पर आपने लिख दिया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कि ये चेक यूबीएल का है लेकिन तुम्हारा नेशनल बैंक में अगर अकाउंट है तो तुम नेशनल बैंक के अकाउंट से ही मेरे से ये पैसे ले सकते हो। अब मैं चला गया नेशनल बैंक के पास, नेशनल बैंक में मेरा अपना अकाउंट था, मैंने नेशनल बैंक में चेक जमा कराया। जब मैंने चेक जमा कराया, अब होता क्या है, बैंक की दूसरे बैंक के साथ रिलेशनशिप होता है। हो सकता है कि जिस इलाके का ये चेक है वहां पर नेशनल बैंक की ब्रांच या वहां पर नेशनल बैंक का सिस्टम इनसे अटैच नहीं, और वहां पर नेशनल बैंक का जो रिलेशनशिप था उस दूसरे बैंक के साथ अपनी ट्रांजेक्शन करने का, वो अल-फलाह के साथ था। तो बैंक, नेशनल बैंक ने क्या किया, नेशनल बैंक ने कहा कि मेरे पास मेरे कस्टमर का चेक है और वो दिया अल-फलाह को, उसने वो चेक जो नेशनल बैंक के नाम पे क्रॉस था उसने नेशनल बैंक ने आगे क्रॉस किया अल-फलाह के नाम पर, अल-फलाह से कहा कि जाके यूबीएल से पैसे ले लो। अब यूबीएल को पता चल गया कि पेमेंट तो नेशनल बैंक की जानी है, लेकिन नेशनल बैंक का चूंकि मेरे पास इस जगह पर रिलेशनशिप नहीं है तो इसलिए नेशनल बैंक ने अल-फलाह के थ्रू मुझसे पेमेंट मंगवाई है। तो यूबीएल पेमेंट करेगा अल-फलाह को, अल-फलाह पेमेंट कर देगा नेशनल बैंक को, और हमारी क्रॉसिंग ऑफ चेक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चेक स्पेशल क्रॉसिंग की हुई है तो वो स्पेशल क्रॉसिंग की हुई चेक को बैंकर जो है दूसरे बैंकर के ऊपर क्रॉस कर सकता है। वो ये बात कर रहा है, वो कहता है अगर कोई स्पेशल क्रॉसिंग की हुई है तो बैंकर के पास राइट है कि वो इसको दोबारा किसी दूसरे बैंकर को फॉर कलेक्शन, ये देखें, टू अनदर बैंकर फॉर कलेक्शन, तो वो किसी दूसरे बैंकर को, जिस तरह नेशनल बैंक ने क्रॉस किया अल-फलाह को कि मेरे बिहार पे जाके पेमेंट ले लो, तो बैंकर किसी दूसरे बैंकर को क्रॉस कर सकता है फॉर कलेक्शन पर्पस ओनली। तो ये भी आर्टिकल पेपर में मुख्तलिफ दफा आ चुका है। तो जनाब जो चेक क्रॉस नहीं उसको आप क्रॉस कर देंगे, जो जनरल क्रॉस है उसको स्पेशल कर देंगे, जो जनरल या स्पेशल है उसको नॉट नेगोशिएबल कर देंगे। स्पेशल क्रॉसिंग का चेक सिर्फ और सिर्फ बैंकर जिसको के वो चेक की अमाउंट कलेक्ट करनी थी वो किसी दूसरे बैंकर को एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन ऑफ द पेमेंट उसको क्रॉस कर सकता है, और कोई शख्स जो है वो स्पेशल जो चेक है उसको दोबारा किसी और बैंकर को आगे स्पेशल क्रॉसिंग का हक नहीं रखता। सिर्फ जो बैंकर आपका कलेक्टिंग बैंकर था वो किसी दूसरे बैंकर को फॉर कलेक्शन उसको आगे स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। जनाब रूल्स रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ चेक, रूल्स रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ चेक। तो कहता है जनाब पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस्ड स्पेशली मोर देन वंस, जहां पर चेक हम एक बैंकर ने स्पेशली तौर के ऊपर दूसरे बैंक में क्रॉस कर दिया, एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस्ड टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन द बैंकर टू हुम इट इज ड्रॉन shall refuse payment thereof। जनाब द बैंकर टू whom it is drawn, उसने क्या हुआ, उसने कहा भाईजान याद रखिएगा अगर स्पेशल क्रॉसिंग का चेक था जिस तरह मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दी, और स्पेशल क्रॉसिंग के चेक पर यूबीएल की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि ये चेक जो है ये अल-फलाह क्यों मुझसे मांग रहा है। अगर वो अल-फलाह के उस चेक पे जहां पर अल-फलाह पैसे लेने आया है वो देखता है कि हां इसको नेशनल बैंक ने क्रॉस किया है ताकि अल-फलाह एज अ कलेक्टिंग एजेंट पैसे लेकर वापस नेशनल बैंक को दे दे, फिर तो यूबीएल चेक ओके कर देगा। लेकिन अगर मैं ये नेशनल बैंक का चेक मैं खुद जाके अगर अल-फलाह में जमा करवा देता और अल-फलाह ये पैसे लेने के लिए बैंक के पास जाता, तो अब पता चल जाना था कि भाई ये तो नेशनल बैंक ने स्पेशल क्रॉस किया ही नहीं हुआ, ये तो अल-फलाह ही डायरेक्ट मुझसे पैसे मांग रहा है, तो यहां पर बैंकर इसको रिफ्यूज कर देगा।
बैंकर उसी वक्त पेमेंट करेगा जब वो ये देखेगा कि बेशक पैसे अल्फला लेने आया है, लेकिन नेशनल बैंक ने ये चेक एज अ कलेक्टिंग एजेंट अल्फला को सबमिट करवाया। यानी कि जो कस्टमर था उसने चेक कहां जमा कराया हुआ है? नेशनल बैंक में। अब नेशनल बैंक आगे जैसे मर्जी पैसे लेके देता रहे, चूंकि नेशनल बैंक के नाम पर ये चेक स्पेशल क्लॉज था, तो कस्टमर ने अगर चेक नेशनल बैंक में जमा कराया, नेशनल बैंक आगे से किसी को एजेंट अपॉइंट कर रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर नलायकी कर गया, बजाय नेशनल बैंक में जमा कराने के उसने डायरेक्ट जाके अल्फला को दे दिया, तो अब अल्फला ने जब ये चेक यूबीएल को भेजना है तो यूबीएल इसको रिफ्यूज कर देगा, क्योंकि यूबीएल को इंस्ट्रक्शंस क्या है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये पेमेंट नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर को दे सकते हो एंड नॉट अदरवाइज। तो उसने बताया कि पेमेंट करते वक्त इस बात का बैंकर का राइट है कि वो क्या करेगा, इस तरह की पेमेंट को ही शैल रिफ्यूज द पेमेंट अगर वो अपने उस स्पेसिफिक चैनल से पेमेंट नहीं मांगी जा रही। Banker in due course of cross check, where a banker on whom a cross check is drawn makes a payment in due course, the paying banker and the drawer are entitled to be positioned as if check has been paid and received to be the true owner। और अगर क्रॉस चेक की पेमेंट बैंकर कर देता है तो जो शख्स ड्रॉर था और बैंकर, अब वो अपनी लायबिलिटी से मुक्ति हो जाता है। यानी कि ये पैसे जब बैंक से निकलकर आपके बैंकर को मिल गए, आगे आपके बैंकर ने आपको दिए, आपके बैंकर ने वो पैसे खा लिए, आपके बैंकर ने वो पैसे किसी और को अप्रोप्रिएट कर दिए, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉर की भी मुक्ति हो गई जिसने आपको पेमेंट देनी थी, और बैंकर की भी मुक्ति हो गई जिसने आपके चेक को ऑनर करना था। रहा आपका और आपके बैंकर का मसला, वो आपका घर जाने। आपका बैंकर अगर आपको पैसे नहीं दे रहा, आपके बैंकर ने वो पैसे किसी और को दे दिए हैं, आपके बैंकर ने वो पैसे कहीं मिसप्लेस कर दिए, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एज अ बैंक, एज अ ड्रॉई बैंक जब आपको पेमेंट कर दी तो ड्रॉर की भी मुक्ति हो गई और ड्रॉई की भी मुक्ति हो गई। अच्छा जनाब, payment of cross check out of due course, where the banker on whom the cross check is drawn makes a payment। रिमशा नाज, रिमशा नाज अपने आप को अनम्यूट करें बेटा। आगे चलो यार, शिव शी कांट वेट, टाइम पेपर लो हो रहा है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बाद पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, अगर किसी बैंकर ने जिसके ऊपर चेक ड्रॉ था उसने गलत पेमेंट कर दी है, गलत पेमेंट कर दी है, उसने पेमेंट नहीं करनी थी या किसी गलत बंदे को पेमेंट कर दिया, अकाउंट किसी और का दिया हुआ था, मैंने किसी और को पेमेंट करवा दी है, द पेइंग बैंकर शैल बी लायबल। द पेइंग बैंकर, तो यहां पर वो जो ड्रॉई बैंकर था, अब चूंकि मैंने कहा था कि पेमेंट जो है तुम किसको करो, मैंने यूबीएल को कहा था कि तुम पेमेंट जो है वो जिशान को करो, उसने यूबीएल ने पेमेंट जिशान को, और मैंने कहा था क्रॉस करो जिशान को, यूबीएल ने ये पेमेंट किसी बेरर शख्स को कैश में कर दी है, तो भाईजान जो मुझे नुकसान पहुंचेगा, जो मैं ड्रॉर को नुकसान पहुंचेगा, अब ये जो इस बैंक ने गलत पेमेंट की है, क्रॉस की पेमेंट कैश में करती है, ये बैंक उस चीज का जिम्मेदार है। सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। सेक्शन 128 और 129 के अगर पेमेंट आपने इन ड्यू कोर्स की है तो फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म, और अगर आपने पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स की है तो जिस बैंक ने पेमेंट की है वो बैंक जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अब ओनर को पेमेंट करना और जिस ड्रॉर ने ड्रॉ किया था उसके नुकसान का मुदावा करके दे। इसका मतलब कि बैंक ने मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी। प्रोटेक्शन टू द बैंकर इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, a collecting banker is one who receives the payment of cross check on behalf of customer. If the collecting banker has collected a check on behalf of persons whose title to the check was defective, he would be protected and would not be held liable in conversion to the true owner। जनाब, collecting banker कौन सा है? आपने मुझे चेक दिया और वो क्रॉस चेक था, और मैंने वो जो चेक था जाकर अपने बैंक अल्फला में जमा करा दिया। अब बैंक अल्फला मेरे बिहाफ पर वो पेमेंट जो है वो उस चेक की कलेक्ट कर रहा है, तो बैंक अल्फला मेरा कलेक्टिंग बैंकर हो गया। अब अगर अज्यूम करें कि वो जो चेक था वो मैंने चोरी करके बैंक को दिया था, और बैंक ने इस बात की उसको नॉलेज नहीं थी कि ये चेक चोरी का है, उसने उसकी पेमेंट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दी और मैं वो लेके चला गया, तो क्या बैंकर की कोई जिम्मेदारी है?
तो हमने यहां पर बैंकर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। इसे हम कहते हैं कि वी हैव प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन वेल टू द बैंकर, कि यार बैंकर की भी जिम्मेदारी है लेकिन एक हद तक है। अगर कोई शख्स बड़े मजमूम तरीकों के साथ धोखाधही का काम कर रहा है तो हो सकता है बैंकर को भी गेड़ा हो जाए। तो जो कलेक्टिंग बैंकर है उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन कब नहीं होगी? ही हैज एक्ट इन गुड फेथ, उसने कोई नेग्लिजेंस नहीं की, वो जो चेक था वो पहले से क्रॉस था जब उसके पास पहुंचा, और ही रिसीव द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, उसने कस्टमर के यहाँ पर पेमेंट ली है, नॉट ऑन हिज ओन अकाउंट, और उसका बेनिफिशियरी, उस अकाउंट, उस अमाउंट का बेनिफिशियरी वो बैंकर खुद नहीं है। ठीक है, तो कहता है भाईजान, क्या कहता है कि अगर कलेक्टिंग बैंकर को पता नहीं था, उसने इन गुड फेथ, उसने प्रॉपर अपने सारे प्रोसीजर के मुताबिक वो चेक लिया, बंदे के आईडी कार्ड की कॉपी ली, उसके प्रॉपरली तौर के ऊपर उसकी रसीद फिल करवाई, उसके मुताबिक उसने अगले बैंक को भेजा, चेक पहले से क्रॉस था, वो पेमेंट डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में आई, और उसका उससे कोई पर्सनली तौर के ऊपर कोई लेन देन नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ काम किया है एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन, वो सिर्फ कलेक्शन का एजेंट था, वो वैल्यू फॉर मनी का मालिक नहीं था। वो बैंकर जो था उसका अपना कोई बेनिफिट नहीं था। उस बैंक, अगर बैंकर का अपना बेनिफिट होगा कि हम किसी के जाली चेक चलाते हैं, तुम पैसे निकाल लेना, आधे तेरे आधे मेरे, अब बैंकर जिम्मेदार है। लेकिन अगर बैंकर निर्दोष है, अगर बैंकर को आपने चेक दिया, उसने अपने प्रोसीजर के मुताबिक चेक लिया, उसके मुताबिक उसके सारे डॉक्यूमेंट बनाया, उसने कलेक्शन के लिए दूसरे बैंक को भेजा, उसके पास जब पेमेंट आई तो वो पेमेंट बैंक के पास पहुंची, उसने वो पैसे बैंकर उस कस्टमर के अकाउंट में दे दिए, उसको कतन कहीं पर खबर ना हो सकी कि मेरे साथ कोई धोखा करवाया जा रहा है, तो अब बैंकर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर बैंकर साथ मिला हुआ था, वो जानबूझ के किसी के पैसे किसी को डलवा रहा था, वो जानबूझ के फोर्ज चेक की पेमेंट उसके अकाउंट में डलवा रहा था, तो भाईजान यहां पर फिर वो बैंकर जो है वो भी अगर इन्वॉल्व है तो बैंकर भी जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर बैंकर ने इन गुड फेथ काम किया बगैर किसी नेगेटिविटी के, तो फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। It may be noted that if the banker credits the customer account with the amount of check before receiving the payment, he does not become the holder for value and the protection still be available. बहुत दफा ऐसा होता है, अभी हमें वहां से क्रेडिट एडवाइस नहीं आती, लेकिन नॉर्मली तौर के ऊपर जब बैंक का चेक क्लियर होता है तो एक निफ्ट पास होती है, उस निफ्ट के तहत आपको मैसेज आ जाता है कि आपका चेक पास कर दिया गया, और जो चेक की एक्चुअल पेमेंट है वो कहीं रात को जाकर जब स्टेट बैंक क्लोजिंग करता है तो फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर होती है। जिस कस्टमर को आप नहीं जानते होते उसको तो आप कहते हैं जनाब अभी ठहर जाएं, जब तक पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन जहां पर आपके कस्टमर के साथ कोई रेगुलर रिलेशनशिप होता है, वो कहता है जनाब आप चेक करें, चेक हमने मूव करवाया, पता चला ऑनलाइन में पैसे मौजूद हैं, मैंने वहीं पर अपने चेक को वहां पे ऑथराइज किया, और अब मेरी रिक्वेस्ट चली गई, बैलेंस मैंने अपना ब्लॉक कर लिया, अब ये पेमेंट मुझे मिल जाएगी, आएगी शाम को, लेकिन मैं अपने कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए उसको उसी वक्त कहता हूं जनाब ठीक है आपका चेक क्लियर हो गया, आप पैसे लेके जाएं, मुझे शाम को पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब मेरी क्लोजिंग होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये काम कर दिया तो इसका मतलब आप 2 नंबर थे। भाईजान ये नॉर्मल प्रोसीजर है। इसलिए उसने कहा कि अगर एक्चुअल बैंक को पैसे आने से पहले उसने किसी शख्स को उसकी एक्चुअल पेमेंट की रिसीविंग से पहले अगर पेमेंट बैंकर ने दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होल्डर फॉर वैल्यू बन गया, उसका हम कहें कि कोई नेगेटिव पर्पस था, वो कलेक्टिंग बैंकर है। कलेक्टिंग बैंकर के मुताबिक बैंकिंग में ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। दिस प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन द बैंकर अलाउज द प्रोसीड्स ऑफ अकाउंट पेई क्रॉस चेक टू बी क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट अदर देन पेई। जनाब याद रखिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना प्रोटेक्शन की, ये प्रोटेक्शन उसी वक्त अवेलेबल है जब चेक जिशान के नाम के ऊपर था और मैंने जो पेमेंट थी वो बैंक से ली और बैंक से पेमेंट लेके जिशान के नाम के ऊपर ही क्रेडिट दी, जिशान के अकाउंट में ही क्रेडिट दी। हो सकता है कि ये चेक जो है मैंने चोरी किया था, मेरे नाम का चेक बना हुआ था लेकिन मैं करके चोरी लेकर आया हूं, लेकिन बैंक को कैसे पता चलता? मैंने चेक दिया, चेक प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट होकर पैसे आ गए, ऑल गोज ओके। जिशान के नाम का चेक था, जिशान के अकाउंट में गया, अब तो बैंक में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये नहीं कर सकते कि चेक जिशान का हो और आपने जिशान के बजाय इसको शान के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अगर बैंकर ने जिशान का चेक शान के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, या लास्ट जिस शख्स के नाम की एंडोर्समेंट थी उसके बजाय किसी और के नाम के अंदर क्रेडिट कर दिया है, फिर बैंकर को कोई प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल। इसका मतलब फिर क्या हुआ? बैंकर ने ये पेमेंट फिर इन ड्यू कोर्स नहीं की, बैंकर ने ये पेमेंट आउट ड्यू कोर्स कर दिया, आउट ड्यू कोर्स कर दिया, किसी की पेमेंट किसी और को ठकवा को आगे उसने ठोक दिया। तो भाईजान अगर बैंकर इस तरह की पेमेंट करता है तो फिर उसको यह प्रोटेक्शन वेल अवेलेबल नहीं होता।
प्रोटेक्शन टू द बैंकर क्रेडिटिंग चेक क्रॉस्ड अकाउंट पे। सिमिलरली अगर अगर collecting banker has collected a check and does not at the time of delivery appear to be crossed account pay or to have had a crossing account pay which has been obliterated or altered, the banker in good faith without neglecting collecting payment of check and crediting proceed thereof to customer shall not incur any liability by reason of check has been so crossed। इसी तरीके से कहता है ये भी मुमकिन है कि किसी शख्स ने उस नाम को, जिस तरह मैं आपके सामने ये लिखा हुआ शान, अब क्या हुआ, ये चेक जो था वो शान के नाम पे था, लेकिन उस शख्स ने क्या किया, उससे पहले इस तरह जी लिख दिया। अब बैंकर को थोड़ी पता है कि यहां पर उसने ये ऑल्टर कर दिया हुआ है। बैंकर को अपरेंटली शान और जिशान में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने उसको अगर मेरी, वैसे मैंने भी बड़ी खूबसूरती से ये काम किया, आप देखें शान के साथ जब मैंने जी लिखा तो पूरा जिशान हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ बैंकर, अगर मैं खुद अपने नाम से धोखा ये खा सकता हूं तो कोई और बंदा भी धोखा खा सकता है। ये भी मुमकिन है। क्यूम साहब को मैं कहूंगा रबर दे दें तो क्यूम साहब ने फिर मुझे चू चू करनी है। कहां है रबर क्यूम साहब इसकी? रबर वो कितने, रबर काट दे, ऊपर थल्ले काट भी दे। तो अगर ये चेक ऐसे बन के आया था और उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स ने यूं रबर कर दिया जिस तरह मैं रबर कर रहा हूं, अब जिशान शान बन गया। ठीक हो गया भाईजान? ये देखें तो ये बड़ी खूबसूरती से हम जिशान को शान और शान को जिशान कर सकते हैं। यहां पर बेचारा बैंकर क्या करे? तो कहता है यहां पर फिर बैंकर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड उसने इन गुड फेथ काम किया, उसने विदाउट नेग्लिजेंस काम किया, उसने चेक को ध्यान से देखा लेकिन नहीं पकड़ा गया। जो बंदे देखे, अगर यहां पर लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन अगर सपोज करें मैंने इसको यहां पर ये जिशान करके और ये मैंने ऐसे करके और ये यूं करके मुझे लग रहा है कि यार ये, मतलब मैं यूं कहता हूं कि देखें ये शान ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और मैंने शुरू में ये यूं करके चेक है, ये तो नजर आ रहा है किसी ने 2 नंबरी की हुई है, लिखाई नहीं मिल रही आपस में, कोई 2 नंबरी नजर आ रही है। तो कहता है एक चीज जो कि एपरेंटली तौर के ऊपर पकड़ी जा सकती हो वो इन गुड फेथ पकड़ी जाती है भाई। लेकिन अगर एपरेंटली तौर के ऊपर अगले ने बड़ी खूबसूरती से 2 नंबरी की हुई है, जो नॉर्मली तौर पे फ्रॉड में ऐसे होता है कि बड़ी खूबसूरती से फ्रॉड किया जाता है, तो बेटा फिर आप उसे कुछ नहीं कर सकते। बाद दफा ऐसा भी होता है, एक चेक था, वो चेक जो था वो 21 जनवरी 2010 का चेक था, ये 2020 का चेक था। अब 21 जनवरी 2020 का जो चेक है, देखा जाए तो ये चेक तो अब क्या हो गया, स्टेल हो गया। ये तो 6 माह पूरे निकाल चुका हुआ है, अब हम 2021 में आ गए हुए हैं। वो साला क्या करता है, वो इस एक के आगे ये ले सिफर लगा देता है। अब इस चीज को आप बैंकर कैसे पकड़ सकता है कि ये 21/1 था, ये 21/10 था? तो इस तरह की अगर कोई हरकत होती है जिसको बैंकर अपरेंटली तौर पर नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, तो वहां पर फिर बैंकर जिम्मेदार नहीं है, वहां पर फिर बैंकर की जान छूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है, एक चेक था जो कि हमने पे करना था बिलाल को या उसके ऑर्डर को, लेकिन वो चेक जो था वो स्टोलन था और उसके ऊपर जो बिलाल की इंडोर्समेंट की हुई थी वो जाली की हुई थी। बैंकर ने उसको इन ड्यू कोर्स पेमेंट कर दी। आप बताएं कि क्या बैंकर की लायबिलिटी जो है वो है कि नहीं, और वुड इट मेक एनी डिफरेंस अगर सिग्नेचर भी फोर्ज थे? जनाब देखें, चेक जो था उसके ऊपर ऑर्डर था। ऑर्डर किसका था? टू मेक द पेमेंट टू द बिलाल। अपरेंटली तौर पे हम उसको नहीं पकड़ सके और हमने बिलाल को पेमेंट कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि कलेक्टिंग बैंकर ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है। यहां पर बैंकर की लायबिलिटी कोई नहीं बनती, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये बिलाल की जो एंडोर्समेंट हुई हुई है ये सही हुई हुई है, ये गलत हुई हुई है। दूसरी तरफ अ बैंकर पेइंग अ चेक ऑन विच ड्रॉर के सिग्नेचर फोर्ज्ड हैं इज रिस्पॉन्सिबल एंड शुड बेयर द लॉस। लेकिन अगर जाली सिग्नेचर्स हैं, यहां पे बड़ी अहम बात है, सिग्नेचर्स की चूंकि कॉपी जो है वो बैंकर के पास मौजूद होती है, और अगर ये साबित हो जाता है कि एपरेंटली अबंडेंटली तौर पे अगर देखने से पता चलता है कि वो सिग्नेचर और जो सिग्नेचर जो है उस चेक के ऊपर किए गए उनमें वाजिया फर्क है, तो पुत्र फिर बैंकर लायबल होगा। सिग्नेचर में भी याद रखिएगा, अगर वाजिया फर्क नहीं है और वो बहुत हद तक मुमासलत रख के चलते हैं तो फिर बैंकर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एक चेक के ऊपर फोर्ज सिग्नेचर है, और वो जो फोर्ज सिग्नेचर हैं वो, क्योंकि बैंक के पास स्पेसिमेन सिग्नेचर्स होते हैं, वो स्पेसिमेन सिग्नेचर के साथ बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो सिग्नेचर्स को स्पेसिमेन सिग्नेचर के साथ मैच करे और उसके बाद उसकी पेमेंट को एग्जीक्यूट करवाए। तो कहता है यहां पर फिर बैंकर जिम्मेदार होगा अगर उसने वो काम नहीं किया। हाँ, ये छोटा सा आर्टिकल आखिरी है और फिर हम इस बात को क्लोज कर देते हैं आज की बात को। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी। द ड्यूटी एंड अथॉरिटी ऑफ बैंकर टू पे अ चेक ड्रॉन ऑन हिम बाय द कस्टमर आर डिटरमिन्ड बाय काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट, नोटिस ऑफ द कस्टमर डेथ,
नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कस्टमर इंस्टॉलमेंट, अगर हमारे पास बैंकर को कहा गया कि वो चेक की पेमेंट करे, तो वो चेक की पेमेंट कब रोक देगा, कब रेवोकेट कर देगा? अगर उसको पेमेंट करने से रोकने की हदायत आ गई, अगर पता चल गया उसको कि कस्टमर मर गया, और अगर उसको पता चल गया कि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, इन 3 हालतों के अंदर अब वो कस्टमर की जो वो चेक जो उसको प्रेजेंट किए जाएंगे, अब वो उनकी पेमेंटों को होल्ड कर देगा, अब वो उनकी पेमेंटों को रोक देगा। कब रोकेगा पेमेंट? बेशक वो चेक प्रॉपर बना हो, बेशक विद अथॉरिटी बना हो, लेकिन अगर कस्टमर पेमेंट की स्टॉपेज की बात कर दे, या कस्टमर की डेथ की खबर उस तक पहुंच जाए, या कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए और उसको कोर्ट का नोटिस आ जाए, तो फिर वो उस कस्टमर के चेक क्रेडिट नहीं करता। अनम ने एक चेक बनाया अपने बैंकर को, चेक उसका गुम गया, उसने बैंकर से कहा कि इस चेक की पेमेंट रोक दो, जो कि मुझसे ये चेक गुम चुका हुआ है। वो चेक किसी खबीस को मिला, उसने उसको भर के बैंक को कहा मुझे पेमेंट कर दे, साइन बिल्कुल ओके थे, जो कि वो चेक बेरर था, उसने अपना नाम लिख दिया होगा। तो बैंकर को चूंकि उसकी स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट आ चुकी हुई है, तो बैंकर वो पेमेंट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर एक कस्टमर की डेथ हो जाती है और उस डेथ का नोटिस बैंक को मिल जाता है, तो उस डेथ के बाद जो भी चेक प्रेजेंट किया जाएगा, अब बेटा वो चेक कैश नहीं होगा। इसका प्रोसीजर ये होता है कि लीगल हायर्स अपॉइंट होंगे, वो लीगल हायर्स के नाम के ऊपर पहले वो अकाउंट के टाइटल को ट्रांसफर करेंगे, उनके दोबारा से अथॉरिटी ली जाएगी, फिर उस बैंक के अकाउंट को अपॉइंट किया जाता है, उस बैंक के अकाउंट को जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं, एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है जी। सो डेथ ऑफ कस्टमर हो, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए, या आप काउंटरमांड खुद मना कर दें कि मेरे चेक में ये पेमेंट नहीं करनी, इस चेक की पेमेंट को होल्ड कर दें, रोक दें, तो भाईजान यहां पर फिर उस चेक की पेमेंट से कस्टमर जो है वो रुक जाएगा। हाँ, आज की आखिरी बात हमारा, डिफरेंस बिटवीन द चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये हम अपने बात आज भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। कर लें, मेरे ख्याल में छोटा सा आर्टिकल है जो कि हमने चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया था कि हमारी यहाँ तक बात खत्म हो जाए। अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, हमने एंडोर्समेंट और वो नेगोशिएबल की बातें हमने पीछे करके चलनी है। हैं? तो ये तो बस ये तुम्हारे टाइम से खत्म हो जाएगी क्लास, क्यों सब अपनी चीजों कर रहे हैं जो मुझे क्लास जब 20 मिनट मिलती है लेट, उस टाइम कोई नहीं बोल रहा है, खत्म कर रहे हैं बस। चलो छोड़ दे जी इसको, क्यों साहब ने अब क्या ही दिया, तो अब इससे कहते हैं बदशगुनी हो गई है, इसलिए एमी इसी से सवाल आ जाएगा और हम बात ना पूरी कर सकें। इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो भी मेरा आपका लेक्चर होगा, हम इस एरिया को, ये जो हमारा चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस है, इसको हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग, फॉर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और फिर हम इसको बात को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।